तो हमारी पंच लाइन है स्वच्छ स्वस्थ और सशक्त भारत। नर सेवा नारायण सेवा, ये आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन आप और हम कितनी सेवा कर पाते हैं? कभी आपने सोचा है? हम अगर अपनी तरफ से थोड़ा भी कुछ कृत करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और हम उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा कार्य करते हैं बिना किसी शोरोगुल के। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे लोगों से हमें बात करना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। आज मेरे साथ हैं प्रदीप पंत जी, जो हिमालयन मॉन्क फाउंडेशन उसके ये फाउंडर हैं। उसके तहत ये बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो कि लोगों के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। वो क्या कार्य हैं, आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, वेलकम। नमस्कार युक्ता जी। प्रदीप जी, आपने नाम रखा द हिमालयन मॉन्क फाउंडेशन। तो जब मैंने ये नाम सुना ना, हिमालयन मॉन्क, तो मैं थोड़ी ताज्जुब में पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सन्यासी का कोई एक जत्था होगा जिनका इंटरव्यू लूंगी। तो ये अलग नाम आपने क्या सोच करके रखा? पहले तो योगिता जी आपको बधाई आपके वेब पोर्टल और इस मंच के लिए मंथन को। थैंक यू। अब बात आती है हिमालयन मॉन्क फाउंडेशन की। जी। देखिए, हिमालयन मॉन्क फाउंडेशन के पीछे हमारा कोई नाम विचित्र नाम नहीं है। हिमालय जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों को रिप्रेजेंट करता है जी। और मॉन्क जो है वो ऋषि मुनियों की नगरी है। तो उसके पीछे हमारा ये था कि दोनों का कनेक्शन अगर देखा जाए कि हिमालयन और ऋषि मुनि की नगरी, तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं जो तपस्वी होते हैं जी, उनका तप होता है और उनके तप से ही, और वो तप जो है वो हिमालय में जाके बैठ के करते। तो हमें लगा कि हमारी फाउंडेशन का और जिस उद्देश्य के साथ हम चल रहे थे, और बिना स्वार्थ के, हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं है इस पे, और बिना स्वार्थ के हमारा ये था कि कहीं ना कहीं जो पहाड़ों में समस्याएं हैं या माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स है या एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उसके स्टैटिक्स में भी आपको जाना पड़ेगा, और जब तक आप उसके डिटेल में नहीं जाएंगे तो जनरली आदमी यही सोचता है कि भाई हिमालय मॉन्क फाउंडेशन है, कोई एनजीओ चला रहे होंगे और ये सारी चीज़ें हैं। बट उद्देश्य हमारा ये था कि जो नाम के पीछे उद्देश्य ये था कि नाम कुछ इस तरीके से हो जो वहाँ रिप्रेजेंट करे, ताकि वो हिमालय में जो चीजें, जो गतिविधियां हो रही हैं, उसको वो रिप्रेजेंट करे। इसलिए आपने हिमालयन मॉन्क रखा। लेकिन जो आपका उद्देश्य है वो एक सन्यासी का भी उद्देश्य है। सन्यासी भी यही चाहते हैं कि जन कल्याण हो, चाहे वो उनके आध्यात्म की वजह से, और आप कोशिश करें कि वहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोका जा सके। देखिए, पहाड़ों में पलायन होना तो एक बहुत ही आम समस्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उपलब्ध ही नहीं है। संपदा बहुत है, प्राकृतिक संपदा बहुत है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी चलाना वहाँ बहुत कठिन होता है। आपने ये कब आइडेंटिफाई किया? मतलब मुझे लगता है कि चूंकि आप भी वही के कहीं आसपास के रहने वाले हैं, तो शायद आपने इस चीज से अपने आप को कनेक्टेड फील किया। देखिए, मैं तो आपको बताया कि तेरा नाम प्रदीप पंत है। हाँ। मेरे साथ मेरे जो को फाउंडर है, एक मेरा ही कजन है बीमल पंत, और जो मेरे तीसरे को फाउंडर हैं सतीश पांडे जी। हम तीनों ही उत्तरांचल से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और अगर मैं ये बात कहूँ कि स्कूल तक यानी 12th क्लास तक हमारा बहुत कभी कभार ही आना जाना होता था। एक तरफ से हमारे शहर में ही पले। पेरेंट्स भी हमारे माइग्रेट होके यहाँ पर आ गए। उसके पीछे रीजन बहुत है, जब हम उसके डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा कि भाई क्यों माइग्रेशन हो रहा है, राइट, उसके पीछे रीजन क्या है। तो हमने उसके बाद जाना स्टार्ट किया, तो हमें लगा यार इतनी बढ़िया हवा, इतनी अच्छी ऑक्सीजन, नेचुरल सौंदर्य, और लोग यहाँ से छोड़ के भाग रहे, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? तो उसमें मन में सवाल उठते थे, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं होता था, क्योंकि हम भी जनरली यंग एज में जा रहे थे, कुछ सोर्सेस नहीं था, और अभी ये कैरियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उत्तरांचल की बात करें, मैं तो अभी उत्तरांचल की बात करूँगा, तो आप देखेंगे कि होटल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, नंबर ऑफ होटल्स हम देखेंगे, या गवर्नमेंट की तरफ से भी गए हैं। मैं भले सरकार को कहीं ये नहीं कर रहा, बट लेकिन ये भी है कि बहुत सारे समय पे उतने कार्य नहीं हुए जितने हो जाने चाहिए थे। मतलब डेवलपमेंट थोड़ा स्लो चला डेवलपमेंट। हमने जब इस बात को देखा तो हमें लगा कि यार हमें
पहले तो हमें लगा कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमने देखा कि देखिए उत्तरांचल की अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो आज की डेट में उत्तरांचल की पॉपुलेशन है 1.7 करोड़ के आसपास। 30% जो है अर्बन एरिया में रहती है, 70% रूरल में रहती है, और 70% में भी अगर आप देखिए कि मेजर जो है वो रूरल एरिया में है, यानी कि गांव में है। और उस 70% का उनका इनकम सोर्स क्या है? खेती है, एग्रीकल्चर है, और पानी की समस्या है बहुत। जितना हाइट पे रहेंगे उतना पानी कम है, और क्रॉप के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए पानी की जरूरत होती है। खेत जो है वो सीढ़ीदार है। आज एक खेत में इतना अनाज नहीं हो सकता कि उसकी अर्निंग इतनी हो जाए कि उसका जीवन यापन अच्छा हो जाए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और तो उसकी वजह से लोगों को जब लगा कि यार इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्योंकि गांव में है तो गवर्नमेंट भी गांव तक स्कूल नहीं है, तो स्कूल भी लोग 20-20 किलोमीटर पैदल जाके बच्चे जाते हैं स्कूल। और लिटरेसी रेट देखिए आप उत्तरांचल का या किसी भी हिल एरिया का लिटरेसी रेट देखिए, तो चाहे हिमाचल का हो चाहे उत्तरांचल का लिटरेसी रेट 84% है। 70% जो रूरल है एरिया में रहते हैं उनका भी 76% जो है लिटरेसी रेट है, यानी कि उसका मतलब रूरल वाले ज्यादा पढ़ रहे हैं। 20 किलोमीटर बच्चा जा रहा है और पढ़ने के लिए जा रहा है। एक गांव से पता नहीं कितने पहाड़ को पार करते हुए स्कूल में पहुंचता है। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सोर्स नहीं है, स्कूल में अच्छी बुक्स नहीं है। तो हमने जो सोचा, हमारा एक आया कि स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त पहाड़। अरे वाह, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त। अरे वाह, ये कैसे बनेगा? हाँ। स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हाँ, प्लेन से भी अगर आदमी ये बोले कि मुझे अच्छी ऑक्सीजन लेनी है तो सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी होती है पहाड़ में। देखिए दो ही चीजें प्रेफरेंस होती है आदमी की, पहाड़ या पानी। पानी है तो गोवा है, वो फुल एंजॉयमेंट है, मतलब मैं एक नाम ले रहा हूँ। और पहाड़ है तो पहाड़ गएंगी, राइट, जहाँ आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी बहुत अच्छा होगा, नेचुरल रिसोर्स से पानी आता है, और डाइजेशन आपका ठीक रहता है। आदमी 10 दिन या 5 दिन अगर वहाँ की ऑक्सीजन ले लेता है तो उसे लगता है कि यार अगले 1 साल के लिए उसका जो अंदर के ऑर्गन्स है वो क्लियर हो गए हैं। सही कह रहे। तो आप भी देखिए, तो हमें जब ये आया तो हमने लगा कि पहले हमें बेसिक चीज़ें हमारा ये है कि क्या किया जाए ऐसा। तो हमारे दिमाग में आया कि लाइब्रेरी खोल जाए। अच्छा। क्योंकि हमने देखा कि स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, बुक्स के अभाव है। अच्छा, लाइब्रेरी में बुक्स अच्छी होनी चाहिए, राइट, बच्चों के लिए भी बुक्स हो और बड़ों के लिए भी। बड़ों के लिए बुक्स इस तरीके की हो कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट बने, और बच्चों के लिए बुक्स ऐसी हो जिससे कि लगे कि बच्चा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें उसको ये बैलेंस हो करे। हमने लाइब्रेरी खोलने की शुरुआत करी। दूसरा फिर हमारा ये आया कि बच्चों को रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइज। तो हमें लगा कि हमने स्कूल में जाके रिवार्ड और रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया बच्चों। अच्छा, आप लोग पर्सनली जाकर के उन्हें रिवॉर्ड देते हैं? और किस मतलब उनका क्या टेस्ट का क्राइटेरिया होता है? 10th और 12th का अभी तो हमने स्टार्ट जो किया वो 10th और 12th में जिसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए उसको रिवार्ड देना, रिकॉग्नाइज करना, और प्लस उसे आगे की जो भी उसकी आगे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसके लिए भी अगर कुछ बच्चे जाते हैं कि नहीं हमें कहीं से कोचिंग मिले या कोई मेंटर मिले तो वो प्रोवाइड कराना, ये हमने शुरू किया। तीसरी चीज जो हमें लगी इम्पोर्टेंट वो थी फार्मिंग, जो कि मैं आपको कह रहा था। अगर उत्तरांचल में देखिए तो उत्तरांचल में माइग्रेशन के 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला है बेरोजगारी, क्योंकि 70% रूरल एरिया में रहते हैं, और रूरल में आपका रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिंगल इनकम का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर, जो वहाँ से आएगा, जो खेती होगी उससे अगर इनकम होगी तो ठीक है। तो अब आपको अगर उत्तरांचल में या पहाड़ में, हिमालय में अगर आपको माइग्रेशन रोकना है तो देखिए रोजगार तो हम दे सकते हैं। रोजगार हम उतना ही दे सकते हैं जितनी, मैं अगर अपनी बात करूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है। तो रोजगार तो गवर्नमेंट को ही वो करना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए डेवलप भी कर रही है। आप देख भी रहे होंगे कि अब डे बाय डे बहुत टूरिज्म भी डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है, सब कुछ भी है। तो धीरे धीरे ऐसा भी नहीं है कि अगर जो माइग्रेशन रेट पहले था उसके मुकाबले अब कम हो गया है।
अगर आप पिछले 4 साल में देखें तो 3.5 लाख लोग माइग्रेट किए हैं 2018 से 2022 के बीच में। आई थिंक 3.38 लाख लोगों ने माइग्रेट किया है, जिसमें से परमानेंट अगर माइग्रेट देखें तो 1700 गांव के आसपास है जो बिल्कुल घोस्ट हो गए हैं। घोस्ट मीन्स वहाँ कोई है, वो छोड़ छाड़ के वहाँ से चले गए हैं। कम से कम 9 गांव ऐसे हैं टीरी से जो माइग्रेट होके परमानेंटली माइग्रेट करनी है। पौड़ी है, चंपावत है, अल्मोड़ा है, तो हर जगह से 2-2, 3-3 बट कम हो गया है। तो हमें इसके लिए लगा कि जो रिसोर्स है उसी को कैसे मजबूत किया जाए। तो हम लेके आए, अगर आपने हेम्प सुना होगा, वैसे तो अगर मैं उसे हिंदी में बोलूं तो हेम्प जो है भांग होता है। अच्छा। भांग जो है नशा है, लेकिन भांग के फायदे भी बहुत है। हेम्प का जो ऑयल होता है, अगर आप उसके देखेंगे यूज, तो हेम्प का ऑयल पेन रिलीफ बहुत करता है। हेम्प का ऑयल ब्यूटी के लिए बहुत बढ़िया है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है, खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने सुना वो मेडिटेशन के लिए भी लोग यूज करते हैं। मेडिटेशन के लिए देखिए आज की डेट में तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, दवाइयों के लिए तो यूज हो ही रहा है, मेडिटेशन के लिए तो अलग हो रहा है, लेकिन मेडिसिन के लिए भी यूज हो रहा है आज की डेट। बट हमारे यहाँ अभी लाइसेंस नहीं है। बट उत्तरांचल में जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया और इंडस्ट्रियल हेम्प का लाइसेंस उन्होंने ओके कर दिया। इंडस्ट्रियल हेम्प क्या होती है? इसमें जो नशे की मात्रा होती है 0.03 TCH से कम होती है। अच्छा। यानी कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर आने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है। अच्छा। उसके फाइबर में यूज हो जाता है, ब्रिक्स बनती हैं, उनकी कपड़े बनते हैं, और आपका चॉकलेट बन रही है। अच्छा। और साबुन बहुत अच्छा है। और अभी जब कोविड आया था तो आपने देखा होगा लोग मास्क लगा के घूमते थे, तो अगर हेम्प के कपड़े का बना मास्क आपने पहन लिया तो आपके सालों साल तक आपको कभी कोई बैक्टीरिया कोई चीज़ आपको वो नहीं कर सकता, कोई प्लस स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमने ये सोचा कि एक तो ये है कि अगर एक लाइसेंस लिया हमने भी, और हमने लाइसेंस लिया बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। हमने डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस इसलिए लिया कि लोगों को जागरूक करें। उसके लिए हमें बागेश्वर के जो DM थे उस समय, मिस्टर दिलीप कुमार, जो अभी देहरादून में हैं, वो अब देहरादून में उनका ट्रांसफ़र हो गया, अभी तो वहाँ पर DM जो है अनुराधा पाल हैं, इन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम सरकारी सपोर्ट पूछे तो क्या आपको वैसे सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद मिल रही है? क्योंकि आप तो एक्चुअल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार से हमने भी अभी कोई मदद नहीं मांगी। हमने सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी मदद मांगते हैं कि जब मैं उस पर आ रहा था डिटेल में कि मान लीजिए हमने किसान कॉन्क्लेव कराने शुरू किए। हेम मित्रा हमारा हिमालय मम फाउंडेशन में ही एक हेम मित्रा करके हमने वो बना रखा है। अच्छा। उस हेम मित्रा के तहत हम किसान कॉन्क्लेव करते हैं। किसान कॉन्क्लेव के जरिए हम लोगों को अवेयर करें, और जब वो कॉन्क्लेव करें तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें सपोर्ट करे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे हम फिर DM को अप्रोच करते हैं, और DM को जब अप्रोच करते हैं तो DM जो है पूरे तामझाम के, चूँकि हमें सपोर्ट मिला, उन्हें भी लगा यार अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने, और पहली बार जब हमने कॉन्क्लेव कराया था क्या कहते हैं आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में भोजगढ़ गाँव है, 250 किसान आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 250 किसान रात भर गाड़ी में बैठ के सवेरे पहुँचे हैं। 250 किसान, 250 लोगों को पहाड़ के अंदर इकट्ठा करना इतना इजी टास्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कहाँ कौन से गांव से आए लोगों को पता चला। हमने खुद ही सारे लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। हम खुद यहाँ से ट्रैवल करके जाते थे। सपोज हम अपनी गाड़ी में गए, हाँ, तो हम जगह जगह रुक के पोस्टर चिपकाते थे, सब चीज़ें, क्योंकि खुद करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। लोगों को पता चला, लोगों के फ़ोन आए, हमें फ़ोन कॉल्स आए, तो बोले हम भी आएंगे, ये है। तो हमें उन्हें बताया कि लाइसेंस के लिए प्रोसेस ये है। उसमें जो DM थे और बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वहाँ के जिला प्रशासन जो होता है, तो जिला प्रशासन के लोगों ने हमारी मदद करी। उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम इस पे हम हर संभव लोग जो आएंगे हम उनको हर संभव वो देंगे, और लाइसेंस की प्रक्रिया को हम आसान बना देंगे। तो अभी तक की आपकी जर्नी है, जो आप पहाड़ों में इतना कार्य कर रहे हैं, चैलेंजेस भी कम तो नहीं रहे होंगे? आपके पर्सनल लेवल पे भी बहुत चैलेंजेस रहे होंगे। मुझे लगता है कि हर किसी से 2-4 होना पड़ा होगा, चाहे वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हो, चाहे वहाँ के लोकल लोग हो, उनको समझाना, कन्विंस करना, वो आपके लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था? देखिए, अब मेरा तो इस पे योगिता जी एक मानना है कि चैलेंज तो आज की डेट में हम लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ, तब भी चैलेंज है बहुत सारे। और चैलेंज क्या होता है कि सबसे पहले तो घर के अंदर ही समस्याएं आती हैं। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, पर बाहर से आए हैं, क्योंकि
हमें भी कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनल माना जाएगा। एक पता है कि यार ये तो माइग्रेट होके चले गए थे, अब आए हैं दोबारा। क्योंकि पहली बार तो इंटरनली लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम, तो हमने उसके लिए क्या किया, खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद ही क्रॉप लगाई। अच्छा। उसके लिए आदमी डिप्लॉय किए, उन्हें मंथली सैलरी दी, सब कुछ किया जिससे कि वहीं के लोकल आदमी करे। हाँ। तो उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की कोशिश करने लगे। तो हम सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मेहनत की जाए तो आप सब लोग यहीं पर बहुत कुछ कर सकते। एक सवाल मेरे मन में है, मैं जब भी पहाड़ों पे जाती मैंने वहाँ के पुरुषों को काम करता हुआ कम और स्त्रियों को काम करते हुए बहुत ज्यादा देखा है। तो ये जो अंतर है, लोगों ने जो हमें बताया है वो ये है कि वहाँ के लोग जो है वो मद्यपान करने में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो वो काम नहीं करते, इसलिए वहाँ की स्त्रियाँ बहुत ज्यादा काम करती हैं। देखिए उस पर दो चीजें मैं आपको, देखिए जब आप पहाड़ की लाइफस्टाइल को नहीं समझ रहे हैं तो ये भ्रांति होना स्वाभाविक। आप देखिए कि मुझे अगर मान लीजिए मैं पहाड़ पर रहता हूँ, किसी गांव में रहता हूँ, और मुझे पता है कि अगर मुझे घर पे कोई सामान लेके आना है तो मुझे 10 किलोमीटर नीचे जाना है। अब ये बात को समझिएगा। और 10 किलोमीटर जब मैं नीचे जाऊंगा फिर 10 किलोमीटर ऊपर आऊंगा, तो ये मान लीजिए आप पूरे 6 से 7 घंटे का प्रोसेस। यानी मैं सब सवेरे घर से निकलूंगा तो मैं पूरा अपना तामझाम दिन भर का खाना वाना खा के निकलूंगा और शाम को ही लौटूंगा। तो मैं दिन भर किसी काम के लायक नहीं हूँ। घर पे कौन है? घर में स्त्री। अब पता है कि यार वो काम के लिए गए, ये काम कौन करेगा? क्योंकि खेत भी है, पानी भी लेके आना है, पानी की समस्या है, तो पानी के लिए भी आप देखते होंगे। हाँ, पानी, लकड़ियाँ। तो वो फिर वो घर की जो लेडीज है उसको फिर वो ज्यादा काम करते हैं। देखिए एक रीजन है ये। दूसरा रीजन आपने जो कहा मद्यपान का, वो देखिए वो पहाड़ के साथ रच बस गया अपने आप ही। मैं उसका रीजन बताता हूँ। जब 10 घंटे के प्रोसेस पे आदमी जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, वो काम कुछ नहीं कर रहा, काउंटिंग नहीं है काम की, लेकिन काम तो है, काम है, सामान लेके आ रहा है ये चीज। उस दौरान पे उसे टाइम पास करने के लिए जो भी चीज मिल रही है, जहाँ रुक रहा है और जो चीज अवेलेबल है, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है ना, देखिए जो ये पेड़ पौधे हैं, आपको नहीं पता पहाड़ में इस पेड़ की किस लिए यूजफुल है, लेकिन क्या होता है कि पहाड़ में कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, जो मैं अब हेम की बात कर रहा हूँ। तो जब रास्ते में चला तो उसने देखा, उसने हाथ से किया, एक सिगरेट या बीड़ी बनाई, पीते हुए निकल आया, तो ये नशा हो गया। उस टाइम में वो टाइम पास करते हुए फिर जाएगा, और कोई काम नहीं है उसका, क्योंकि वो खेत में काम नहीं कर सकता, शहर का खाना नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर रहा। वो एक सामान लेके चल रहा है और ये कह रहा है उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को वो मान के चल रहा है कि ये अच्छा। तो ये पहाड़ के साथ ये दिक्कत भी है, क्योंकि आपके पास देखिए ये तो आज की बात है, अब तो फिर भी आप देखेंगे कि रोड बन गई है, लोग गाड़ी का यूज करने लगे, टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया है। तो जो ये बात आप कह रहे हैं, ये वाली चीज़ें भी कम होती चली आ रही है, क्योंकि जब आपके पास टाइम है, आपको पता है कि यार बच्चा साइकिल में चले जाएगा, थोड़ी देर में सामान लेके आ जाएगा, तो क्या होगा, उसके पास समय है, तो घर के काम में हुए। तो अब आप देखेंगे धीरे 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 करके ये वाली मिथ्या भी आने वाले 5-10 साल के अंदर मुझे लगता है चेंज हो जाएगी, क्योंकि चेंज होना स्वाभाविक है। आपका हर चीज़ में टाइम जो है कम लग रहा है, और जो वो टाइम है वो फिर वो एनर्जी कहीं और लग रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, किसान कॉन्क्लेव कर रहा हूँ, 250 लोग आए, राइट, तो पुरुष तो आए। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि महिलाएं, लेकिन महिलाओं के लिए वहाँ पर इस दौरान में बहुत ज़्यादा दिक्कत कि हम इस पर भी जानते हैं कि घास काटना, ये जो पहाड़ की बेसिक नीड्स क्या है। पहाड़ में ठंड बहुत होती है, लकड़ी चाहिए, बिल्कुल लकड़ी सूखनी चाहिए, गाय भैंस हैं तो उसके लिए चारा चाहिए, तो घास काटने के लिए आपको बाहर से जाना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो वहाँ लेडीज भी जो है, महिलाएं भी जो है, बहुत उनको देख के पता है हम बहुत इंस्पायर होते हैं, हमें बहुत इंस्पिरेशन उन्हीं महिलाओं से मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो इतना काम कर सकती हैं इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो हम लोगों के पास तो सब कुछ है। प्रदीप जी देखिए, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें फंड्स का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर फंड्स नहीं है और आपके पास सिर्फ मेहनत है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। फंड्स इकट्ठा करना, देखिए अपनी जेब से एक हद तक लगाया जा सकता है, लेकिन एक हद के बाद हमें ज़रूरत पड़ जाती है। जबकि आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो उन बड़े बड़े कामों के लिए ज़रूरत होती है,
यहाँ एक आजकल बहुत बड़ी समस्या क्या आ गई है, आजकल ना हर दूसरा व्यक्ति एक एनजीओ खोल के बैठ गया है, फंड रेजिंग करना उसे शुरू कर दिया है। तो कई बार हम जैसे लोग जो है ना, हम बहुत कतराते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये शायद इनका अपना एक ऐसे छोटा मोटा इनिशिएटिव है, कुछ टाइम के लिए है, ये बंद कर देंगे, इनको सिर्फ पैसे चाहिए हमसे। आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है किसी को ये कन्विंस करना कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम एक्चुअली लोगों के डेवलपमेंट के लिए है, वहाँ के लोगों को पलायन रोकने के लिए? देखिए योगिता जी, मैं पहले तो इसमें आपको बता देता हूँ कि हाँ, फंड्स यहाँ पर एक चैलेंज होगा, पीडीएफ से कब तक लगाएगा, लेकिन उसका एक हमें बचपन का अपना एक, हम तीनों लोग जो हैं, हाँ। हमें अपने बचपन का इंसिडेंट याद था, हाँ। मतलब वो हमने अभी तक जेल में रखा हुआ और आज भी हम करते हैं उसमें। देखिए कई बार आदमी घूमने जाता है, हाँ। तो कपल क्या करते हैं कि यार महीने का एक पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब 10% या 5% ये गुल्लक में डाल लो, राइट। ये साल में एक बार इस फंड से हम घूमने जाएंगे, राइट। तो हमने भी एक ये निश्चय कर लिया कि हर महीने कुछ ना कुछ फंड इसमें डालते रहे। कभी कोई अपने आप ही कुछ हो गया, किसी को लगा कि यार ठीक काम कर रहे हैं, तो ठीक है, तब देखेंगे, फिलहाल हम ऐसे कर। अब दूसरा चीज इसका पहलू ये है कि लोग, देखिए फिर तो बात वही होती है, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। तो कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हाँ। हमें तो उनसे पता है, हमें तो, हम उनको जानते हैं, हम उनको देखते हैं, उन्हें ये पता है कि हम उनसे 1 रुपए की भी नुकसान वाली बात नहीं करते, भले उनके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर वो इस बात को समझ रहे हैं और हम उस पर कामयाब हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा पर्पज जो है सॉल्व हो रहा है। हमें फिर हम देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप सड़क पर चल रहे हैं तो रोड पे आपको 10 लोग मिलेंगे, 4 लोग अच्छे वाले में होंगे, 2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कुछ गलत तरीके से भी बोल रहे होंगे, राइट। अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको किसको देख के चलना है, किसको इग्नोर करना है, किसको कैसे, ये तो अपने ऊपर। जो कार्य आप कर रहे हैं, और आपने कहा कि आप लोगों ने ऐसा प्लान किया कि आप लोग अपने फंड्स में से पैसे निकाल करके हर महीने रखते हैं, कभी आपकी फैमिली ने आपको रोका टोका कि भाई तुम चुपचाप करो ना, जो बिजनेस जो काम कर रहे हो उसको करो ना, क्यों हमारी चीज़ों में से भी कुछ हिस्सा निकाल के रखे थे जो हम अपने लेजर के लिए यूज़ कर सकते थे, वो समाज सेवा में क्यों करो? कभी किसी ने आपको घर में रोका टोका? देखिए बाय गॉड ग्रेस, ये ऊपर वाले की दुआ है, और या फिर ये देवभूमि का चमत्कार है, हाँ। कि आज तक फैमिली ने कभी किसी काम के लिए नहीं टोका, ना किसी फंड्स के लिए कभी ये कहा, हाँ। और इसलिए ये भी है कि प्रभु ने इतनी बरकत दे देता है कि हम कुछ काम कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे काम में उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। फैमिली ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और वो भी आपके साथ अब लग गए हैं। तो आपने कुछ सोचा है कि आने वाले कुछ सालों में क्या विजन लेकर आप चल रहे हैं कि आप आगे और क्या करना चाहते हैं? देखिए हमारे विजन तो बहुत बड़ा है, हम आगे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम काम करने की सोच रहे हैं। अभी हमारे साथ क्या है, हम दोनों को बैलेंस बना के चल रहे हैं। देखिए एक तो हमारा कार्य है, वो कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य से कोई पूंजी हम किसी कार्य में लगा रहे हैं, तो अभी दोनों को बैलेंस करते हुए है। लेकिन ये है कि आने वाले समय में हमारा ये उद्देश्य, एक तो मैं जो सबसे पहला वो है कि उत्तरांचल में हर स्कूल में हम एक लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी बनाएं जिससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। दूसरा चीज़ जो फार्मर्स के लिए है कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रही है और गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, और हमें भी लग रहा है कि, और इस पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो हमारी मदद कर रहा है, या उनसे हमारी जितनी बातें हुई हैं, तो वो भी ये कर रहा है कि फार्मिंग को लेके वो भी कुछ न कुछ चीज़ों को लेके सामने आ रही हैं कि ये कर लिया जाए, इस तरीके से ये लगा लिए जाए तो इससे ज़्यादा वो होगा, फेंसिंग के कार्य के लिए ये हम फंड दे देंगे, इस पर ये सब्सिडी दे देंगे। अवेयरनेस नहीं जी हमारा हब, हम ये चाह रहे हैं कि किसान कॉन्क्लेव बहुत सारे किए जाए, बागेश्वर किया, फिर हमने चंपावत में किया, उसके बाद हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल में किया, रामनगर में करने की सोच रहे हैं। तो ये भी अच्छा, इस पे क्या है कि ये सब चीज़ें होने से क्या होगा कि लोग जुड़ेंगे और लोगों को
अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गवर्नमेंट से द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से अवेयर होंगे, प्लस जो भी प्रोसेस है, चाहे वो लाइसेंस का हो चाहे किसी अन्य चीज़ का हो, वो उन्हें थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा। और हमारा ये मानना है कि धीरे धीरे जो माइग्रेशन वाला भी है, मैं पलायन नहीं कहता, पलायन शब्द बड़ा, भले इसका हिंदी रूपांतर करेंगे पलायन ही है, बट माइग्रेशन वाला ये जो है ये भी अब लगता है कि धीरे धीरे कम होते चले जाए। हाँ, डेवलपमेंट होगी तो फिर जाहिर सी बात है कौन अपना घर छोड़ के बाहर निकलना चाहेगा, ये बात आपने सही कही। अच्छा, आपका विजन तो मैं समझ गई हूँ, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि लोग जो आपसे जुड़ना चाहते होंगे, जो आपके जो होता है ना लाइक माइंडेड लोग होते हैं, जिन्हें आपका जो इनिशिएटिव आप कर रहे हैं वो भी चाहते हो कि आपसे जुड़े, तो उनको जुड़ने के लिए क्या करना होगा? देखिए, हमारी वेबसाइट है, जो भी एज ए कोऑर्डिनेटर हमसे जुड़ना चाहता है, जो भी हमसे इन्वॉल्व होना चाहता है, हमारे पास उसमें मेल आईडी है। अच्छा। हमारे उसमें कोऑर्डिनेटर के लिए हमने लोगों को स्वैच्छिक उससे वो कर रखा है कि भाई आप जुड़ना चाहते हैं जुड़े, आप क्या कर सकते हैं। इवन ये तो हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, करने के लिए तो मैं अभी बीच में आगरा गया था, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं तो फिर थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, कोई बात। तो आगरा गया था। हाँ। मेरे बच्चे का एक एग्जाम था, तो जिस स्कूल में था, आगरा अगर आप देखें सिटी ताज नगरी और अर्बन कहेंगे आगरा को, ये तो नहीं कहेंगे रूरल में है, नहीं, लेकिन जब मैं आगरा के किसी स्कूल में गया तो मैंने देखा कि स्कूल में बिल्डिंग बनी हुई है, चारों तरफ खिड़कियां तो हैं लेकिन खिड़की में कांच नहीं है, ग्लास नहीं है, स्टूल तो है बैठने के लिए लेकिन वो हिल रहे हैं, अब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 12th तक का स्कूल है। तो ये हालत सिर्फ उत्तरांचल की नहीं है, ये कम बस पूरे भारतवर्ष में है। तो देखिए, इसके लिए जितने लोग आगे बढ़ के आना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें, हम तो उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये कोई एक स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये तो पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। और जो जहाँ से बैठ के इसको काम शुरू करे और इस दृष्टिकोण से करे कि यार इससे कुछ समाज का भला होगा, कुछ लोगों का मैं भला कर पाऊंगा, कुछ अच्छी चीज़ें मैं समाज को दे पाऊंगा, तो वो हमसे हमारी वेबसाइट himalaya-monk-foundation.org के थ्रू जुड़ सकता है। और उस पर हमने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें हमारे नंबर भी अवेलेबल हैं। राइट। वो हमसे कांटेक्ट करके भी इस पर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिल स्टेशन पर जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, कूड़ा कचरा छोड़ करके आ जाते हैं, और मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं टेलीविज़न पे या लोगों को जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा दिखाया जाता है कि देखिए इतना कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने आपकी वेबसाइट पे भी चेक किया था, तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। पहाड़ के लोग गंदगी नहीं फैलाते, बाहर से आने वाले लोग गंदगी, वो ये सोच के आते हैं कि हम पूरे एंजॉय के लिए जा रहे हैं, मानसिक शांति के लिए जा रहे हैं। अगर वो इस सोच के साथ जाएंगे तो निसंदेह जो है वो जो गंदगी है, हाँ, वो आपको नहीं मिलेगी। पहाड़ स्वच्छ रहेंगे तभी वहाँ की हवा जो है वो नेचुरल रहेगी नहीं तो उस हवा में भी गंदगी फैल जाएगी, और चंद सालों बाद हम जो घूमने की योजना बनाते हैं फिर वो हम बना नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी जो भी आने वाले समय में पहाड़ में घूमने की योजना बना रहे हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, स्वच्छ पहाड़ रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो आपका मिशन है कि उत्तरांचल से लोग पलायन ना करें, पहाड़ों से लोग पलायन ना करें, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, जो लोग परमानेंटली छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा घूमने के पर्पज से ना आए, वहाँ अपना एक रेजिडेंस बना के उस पर्पज से यहाँ पर आए, जिससे देखिए निसंदेह आप सब लोग जब वापस आएंगे तो पहाड़ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, पहाड़ में लोग फिर से पहाड़ गुलजार होगा और गांव जो खाली हो गए हैं वो फिर से हंसते खेलते खाते दिखाई देंगे। प्रदीप जी, आपका जो ये इनिशिएटिव है, जो ये फाउंडेशन है हिमालयन मॉन्क वाला, ये वाकई एक बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे सन्यासी अपना धर्म का निर्वाह करते हैं, लोगों के अंदर संस्कार संस्कृति के प्रति उनको जागरूक करते हैं, वैसे ही आप हमें जागरूक कर रहे हैं कि हम भी अपनी अच्छाइयों को पहचानें और हिमालय को बर्बाद होने से बचाएं, और साथ ही वहाँ के लोग पलायन ना करें। इसके लिए आप बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे कार्य करते रहिए। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो आपने अपना विजन बनाया है आने वाले चंद सालों के लिए, वो विजन आपका पूरा हो
और हम भी उस मिशन में आपके भागीदार बने। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।